हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की इस क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं कार्य ऊर्जा और शक्ति वाले चैप्टर से, है ना। कार्य ऊर्जा प्रमेय देखने वाले हैं हम लोग। आगे चल के हम इसी वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में, क्योंकि हम गतिज ऊर्जा पहले ऑलरेडी देख चुके हैं। लास्ट क्लास में गतिज ऊर्जा हमने कंप्लीट किया है, संवेग हमने कंप्लीट किया है और कार्य जो है कार्य के प्रकार हमने कंप्लीट किए हुए हैं। तो अगर आप लोगों ने वे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन्हें आप कंप्लीट करें, फिर इस वीडियो लेक्चर पर आएँ। ये हमारी कार्य ऊर्जा और शक्ति वाले चैप्टर की 3rd क्लास है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो आइए शुरू करते हैं। मैं अरविंद पटेल स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर, जिसमें कि हम प्यारे प्यारे से कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं कार्य ऊर्जा शक्ति। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए कार्य ऊर्जा प्रमेय के कथन के बारे में, तो इसका जो कथन है, जो इसका स्टेटमेंट है, वह कहता है कि यदि किसी वस्तु पर किसी बल द्वारा कार्य किया जाए तो वह कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो इस प्रमेय का कहना है कि यदि हम किसी भी वस्तु पर बल आरोपित कर रहे हैं और उस बल के कारण अगर कार्य हो रहा है, तो वह जो कार्य होगा वह गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं गणितीय रूप में, अर्थात यदि कि कोई वस्तु है, इस वस्तु का द्रव्यमान m है और इस पर हमने बल लगा करके इसको हमने विस्थापित किया है, सपोज s, है ना, विस्थापन s है। अब ये वस्तु यहाँ आ चुकी है। पहले मान लिया जाए कि ये प्रारंभिक वेग u से गतिमान थी और अब इसकी जो वेग है वो v है। तो जब हम इस तरह से इस पर बल आरोपित करेंगे, इस पर कार्य होगा, तो जो कार्य होगा, है ना, वह कार्य किसके इक्वल होगा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। मतलब कि अगर कार्य को हम w लिखते हैं तो w इज इक्वल्स टू गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा को हम k लिखेंगे, परिवर्तन के लिए हम यहाँ लगाएंगे डेल्टा का साइन। तो मैथमेटिकली गणितीय रूप में आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं कि जो किया गया कार्य है w, वह डेल्टा k मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के इक्वल होता है। यह हमारा इस कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन है। आप इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें, फिर हम इसका प्रूफ देखने वाले हैं। तो प्रूफ हम देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। इसका प्रूफ जो होगा वह हमें अचर बल के लिए भी सिद्ध करना है और कार्य ऊर्जा प्रमेय हमें परिवर्ती बल के लिए भी सिद्ध करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें इसका जो प्रूफ है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अचर बल के लिए। तो इस कार्य ऊर्जा प्रमेय जिसका कहना है कि जो किया गया कार्य होता है वह डेल्टा के मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के इक्वल होता है। तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अचर बल के लिए हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर माना कि एक m द्रव्यमान की वस्तु है जो कि प्रारंभिक वेग u से गतिमान है। तो जो प्रारंभिक वेग है इसका वह है u से ये गतिमान है। इस पर हम कोई बल आरोपित करते हैं। बल हमने अब इस पर आरोपित किया हुआ है F, जिसके कारण इस वस्तु का जो त्वरण है, इसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है वह इसका त्वरण होगा a, और यहाँ से यहाँ तक का जो इसका विस्थापन है वह हम मान के चल रहे हैं कि ये s विस्थापन इसका होता है बल लगाने की वजह से। और बाद में जाकर के इसका जो वेग है ना, अंतिम वेग कह सकते हैं इसे। तो जो अंतिम वेग है इसका वह v के इक्वल हो जाता है। तो ये इस तरह की एक सिचुएशन हमने यहाँ पर माना है। अब अगर हम यहाँ पर इस पर किया गया जो कार्य है, तो किया गया कार्य अगर हम ज्ञात करें तो कार्य जो हो रहा है वो हो रहा है बल F के द्वारा। तो बल द्वारा किया गया कार्य, तो वो हो जाएगा हमारे पास W इक्वल्स टू F गुणा S, मतलब बल गुणित विस्थापन वाले इस फॉर्मूले से हम कार्य ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर F चाहिए होगा, F का मान चाहिए होगा। तो अब बल F, अब ये जो बल F है ये हम निकालेंगे गति के द्वितीय समीकरण से। अब जो गति का द्वितीय समीकरण है वह है F बराबर ma। तो इस फॉर्मूले से F बराबर ma वाले फॉर्मूले से हमारे पास जो बल है उसकी वैल्यू आ रही है m इंटू a। m इस वस्तु का द्रव्यमान है और a जो है यह इसका त्वरण है। यहाँ पर हम देख चुके हैं कि त्वरण जो उत्पन्न हो रहा है वह a है। अब अगर हम यहाँ पर इस F इक्वल्स टू ma वाली वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो देखिए किया गया जो कार्य होगा W वह हो जाएगा ma इंटू एस के इक्वल, है ना। अब यहाँ पर इसे हम नेम दे सकते हैं समीकरण 1।
अब हम यहाँ पर गति के तृतीय समीकरण से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो तृतीय समीकरण होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारे पास में होता है। इस गति के तृतीय समीकरण से हम यहाँ पर s का मान ज्ञात करेंगे, विस्थापन का। तो यहाँ पर s कितना आ जाएगा, तो देखिए इस 2as को इधर ले आते हैं हम लोग, तो 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना। और अगर s का मान आप ज्ञात करेंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और अपॉन में ये आपके पास में 2a आ जाएगा। तो यहाँ से s का आपके पास मान है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम विस्थापन s का मान समीकरण 1 में रखने पर अब अगर आप इस s का मान यहाँ इस समीकरण 1 में रखते हैं तो जो किया गया कार्य होगा W इक्वल्स टू m इंटू a, यहाँ पर m इंटू a है, साथ में s है, तो s की जगह पे हम रख देंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a से a कैंसिल हो जाएगा। किया गया जो कार्य होगा वो कितना होगा, m को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हाफ m v स्क्वायर, फिर इस m का अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो हाफ m u स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में ये आ जाएगा। और ये जो फॉर्मूला होता है हाफ m v स्क्वायर, लास्ट क्लास में हमने देखा है, ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले में ये जो v है ये अंतिम वेग है, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि w इक्वल्स टू ये जो वैल्यू है ये क्या है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंतिम गतिज ऊर्जा। और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इसमें u आ रहा है, u मतलब प्रारंभिक वेग, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो जब आप अंतिम गतिज ऊर्जा में से, मतलब बाद वाली गतिज ऊर्जा में से पहले वाली गतिज ऊर्जा को अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, W इक्वल्स टू ये जो अंतर है, ये अंतर आपको क्या बता रहा है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बतला रहा है आपको, ये परिवर्तन, है ना। जब भी आप बाद वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू को माइनस करते हैं तो आपको परिवर्तन का पता चलता है कि उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है। तो W इक्वल्स टू आ जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा K। तो यही हमें सिद्ध करना था, यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। तो जो कार्य ऊर्जा प्रमेय है उसका स्टेटमेंट हमारे पास यही होता है, W इक्वल्स टू डेल्टा K। फिर से देखेंगे इसको हम। सबसे पहले हमने क्या किया है, इस तरह की एक सिचुएशन यहाँ पर कंसीडर की हुई है कि एक बल है F लगाया जा रहा है जिसके कारण वस्तु का विस्थापन S है। तो यहाँ पर जो वस्तु का विस्थापन S हो रहा है ये बल F के कारण हो रहा है, और जो बल F है ये कैसा बल है, अचर बल है। अचर बल का मतलब होता है कि पूरे विस्थापन के दौरान आपने बल के वैल्यू को चेंज नहीं किया है। इसके बारे में हम पिछली क्लास में कार्य वाले टॉपिक में भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि अचर बल क्या होता है और चर बल क्या होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने पहले बल का मान ज्ञात करेंगे F बराबर ma वाले फॉर्मूले से, फिर यहाँ पर हम लोगों को विस्थापन की जरूरत होगी जो हम गति के तृतीय समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। और दोनों वैल्यू को जब आप पुट करते हैं तो आपके पास फाइनली ये स्टेटमेंट आ जाता है W इक्वल्स टू डेल्टा K। तो इसे आप पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम इसे हटाते हैं। और यही कार्य ऊर्जा प्रमेय हम अचर बल के लिए हम कर चुके हैं, अब हम चर बल के लिए, वेरिएबल फोर्स के लिए भी हमें इसे कंप्लीट करना है। तो ठीक है, तो इसको अब हम यहाँ से हटाते हैं। अगला हम देखने वाले हैं चर बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो अब हम यहाँ पर कार्य ऊर्जा प्रमेय सिद्ध करने वाले हैं चर बल के लिए, परिवर्ती बल के लिए। तो माना कि किसी वस्तु पर कोई बल F x आरोपित किया जाता है जिससे वस्तु का विस्थापन x1 से xn तक हो जाता है x अक्ष की दिशा में। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या सपोज किया है कि माना कि यहाँ पे हमारे पास में एक पॉइंट है जिसका नाम है x1, और यहाँ हमारे पास में एक बिंदु है जिसका वैल्यू है xn, और हम यहाँ पर ये x अक्ष है, इस x अक्ष की दिशा में वस्तु को विस्थापित कर रहे हैं x1 से लेकर xn तक। और जब हम वस्तु को विस्थापित करते हैं x1 से xn तक, तो हम जो बल इस पर आरोपित कर रहे हैं उस बल की जो वैल्यू है वह
पूरे टाइम बदल रही है, अलग अलग पॉइंट्स पर उसकी जो वैल्यू है बल की वह अलग अलग है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस पॉइंट पे बल की वैल्यू अलग है x1 पे, यहाँ पर इसको पॉइंट को बोल देते हैं x2, तो इस x2 पे बल की वैल्यू का मान अलग है, x3 पर बल की वैल्यू अलग है, x4 पर बल की वैल्यू अलग है, ऐसे करके x5 है ना, ऐसे लास्ट में यहाँ पर हमारे पास में xn-1 और यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट है उसका नाम है xn। तो देखिए हमने किया क्या है, इस पूरी जो डिस्प्लेसमेंट थी इसकी x1 से लेकर xn तक, मतलब पूरा जो विस्थापन था उसे हमने छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लिया है। छोटे भागों में विभाजित करने का कारण क्या है कि ये जो छोटा सा पार्ट है, मतलब सपोज आप किसी उस वस्तु को x3 से जब x4 तक मूव कराएंगे तो जो डिस्टेंस है ये छोटा सा, ये बहुत कम है, छोटा सा डिस्टेंस है डेल्टा एक्स। तो इस डेल्टा एक्स विस्थापन के लिए जो बल इस पे आरोपित हो रहा होगा उस बल को आप अचर मान सकते हैं। देखिए फिर से समझिए, वस्तु का विस्थापन हो रहा है x1 से लेकर xn तक, और इस बीच जो x है, x मतलब क्या है यहाँ पर विस्थापन, दूरी, तो x जो दूरी है उसके हिसाब से बल का मान परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि बल जो है वह x का फलन है, मतलब बल जो है वह x पे निर्भर कर रहा है ना। बल कैसा है, परिवर्ती है, हर दूरी पर, अलग अलग दूरी पर बल का मान अलग अलग है। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि ये जो दूरी है ये इतनी छोटी है कि इतनी सी दूरी के लिए बल का जो मान है वह अचर होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, माना कि विस्थापन x1 से xn की दूरी को n भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसके किसी एक भाग में विस्थापन डेल्टा x के लिए बल F को अचर माना जा सकता है। तो हमने यहाँ पे बल को क्या है, किसी भी भाग के लिए हम देखें तो बल को हम यहाँ पर अचर मान सकते हैं। और अगर हम इसे अचर मानते हैं तो जस्ट अभी हमने प्रूफ किया है कार्य ऊर्जा प्रमेय को अचर बल के लिए, और हमें पता है कि अचर बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अचर बल के लिए किया गया कार्य, और जो किया गया कार्य होता है W, यह गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अभी हमने ये सिद्ध किया है ऑलरेडी। तो यहाँ पर जो किया गया कार्य होगा W, या छोटा सा कार्य मान सकते हैं डेल्टा W, तो ये कितना होगा, हाफ, देखो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv², है ना। लेकिन यहाँ पर डेल्टा K है, मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, और गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा होगा वो क्यों होगा, क्योंकि उसका वेग बदल रहा है। इस पॉइंट पे वेग अलग है, इस पॉइंट पे वेग अलग है, इस पॉइंट पे वेग अलग है। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है x1, इस पे वेग है v1, यहाँ पर वेग है v2, यहाँ पर वेग v3, यहाँ v4, यहाँ v5, यहाँ vn-1 और यहाँ पर vn। तो देखिए क्या किया मैंने, यहाँ लिखना हमको ग्राफ के साथ नहीं है, क्योंकि ग्राफ पे हम वेग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने आपको इसको समझाने के लिए मैंने माना है, देखिए मैंने यहाँ पर माना कि बिंदु x1, x2, x3, x4 ऐसे ही xn के सापेक्ष जो वेग हैं, वेग क्रमशः v1, v2, v3, vn हैं। ठीक है, तो ये हमने मान लिया कि x1 बिंदु पर जो वस्तु का वेग है वो v1 है, x2 पर v2 है, x3 पर जो वेग है वो v3 है। ये हमने मान करके एक लाइन में लिख भी दिया। तो देखिए अभी तक हमने क्या कॉन्सेप्ट समझा है यहाँ पर, कि वस्तु का विस्थापन हो रहा है x1 से xn तक, और बल जो लग रहा है वह परिवर्ती बल है। लेकिन जब हम इस पूरे विस्थापन को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं तो किसी एक भाग के लिए जो बल होगा वह अचर माना जा सकता है। तो यहाँ देखिएगा, तो जो डेल्टा W है वह हाफ mv² के, लेकिन v की जगह यहाँ पे आएगा क्योंकि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है, तो यहाँ पर वेग में भी क्या आएगा, परिवर्तन का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसी तरह से अगर हम बल निकालते हैं, अतः कुल कार्य जो होगा वह कितना होगा, W। तो जो कुल कार्य होगा W वह कितना होगा, हाफ m। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा वह किसकी वजह से होगा, वेग में परिवर्तन के कारण। और वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर माइनस v2² प्लस यहाँ से यहाँ तक का जो कार्य होगा वो कितना होगा, हाफ m। यहाँ पर वेग कितना है v2,
स्क्वायर माइनस यहाँ पर है V3 स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर है V3 स्क्वायर माइनस V4 स्क्वायर। इसी तरह से आप चलते जाएंगे और लास्ट में जो आएगा वेग वह आ जाएगा हाफ mVn-1 स्क्वायर माइनस Vn स्क्वायर, है ना। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास में V2 स्क्वायर है, ये वाला, है ना, तो ये V2 स्क्वायर, इस वाले V2 स्क्वायर, जब इसको ब्रैकेट को आप ऑन करेंगे और ब्रैकेट खोल करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सभी वेलोसिटी, जैसे यहाँ से माइनस का V3 है, ये V3 है, स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर V4 जो है अगले वाले जो टर्म आएगा उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये वाला जो Vn है इसके पहले वाले टर्म जो है हमने, क्योंकि उसको मैंने अप टू करके छोड़ दिया है, तो वह वहाँ से क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हमारे पास फाइनली बचेगा क्या, तो देखिए ये जो V1 स्क्वायर है ये कहीं पर कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा V1 स्क्वायर, है ना, और लास्ट का जो Vn स्क्वायर है यह भी कैंसिल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा Vn स्क्वायर, है ना। और ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, ये अंतिम गतिज ऊर्जा है, मतलब यहाँ पर भी जो किया गया कार्य है वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो अचर बल द्वारा किया गया कार्य है वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, और छोटे छोटे इंटरवल्स के लिए बल को अचर माना जा सकता है। तो जो अचर बल के द्वारा किया गया कार्य है वह गतिज ऊर्जा में के बराबर होता है। उसी को हम यूज़ करके, अचर बल के लिए जो कार्य ऊर्जा प्रमेय है उसी कार्य ऊर्जा प्रमेय को यूज़ करके हम चर बल, है ना, के लिए भी कार्य ऊर्जा प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कार्य ऊर्जा प्रमेय दोनों बलों के लिए हम सिद्ध कर चुके हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है वह है हमारा स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। देखिए शुरू करते हैं, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। चलिए, तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा क्या होती है ना। पिछली क्लासेस में हम लोग यांत्रिक ऊर्जा के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, गतिज ऊर्जा के बारे में हमने डिस्कस किया था, स्थितिज ऊर्जा हमने वहाँ पर भी देखा था, और आज हम स्थितिज ऊर्जा को डिटेल में इसके डेरिवेशंस यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु की स्थिति, है ना, उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, या उसमें जो विकृति होती है उसके कारण जो ऊर्जा होती है, या उसके विन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है, उसे हम उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए कैसे होता है ये, जैसे कि एक वस्तु यहाँ पे रखी हुई है ना, और इस वस्तु को अगर मैं उठा करके थोड़ी ऊंचाई पे लेके जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ इस ऊंचाई पर रखने पर इसकी स्थिति बदल चुकी है ना। इसको ऊंचाई पर हम ले गए h ऊंचाई पर, जिसकी वजह से इस वस्तु के पास जो ऊर्जा होगी वह अब अधिक होगी। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि सपोज अगर मैंने इसको यहाँ से गिराया, है ना, यहाँ से अगर मैं गिराता हूँ तो यहाँ पर जब ये मेरे हाथों में आकर के गिरता है तो मुझे जो इसकी एनर्जी है वह कम फील होती है, लेकिन जब इसी को हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई से गिराते हैं तब इसकी ऊर्जा हमें अधिक फील होती है। तो कहने का मतलब है कि स्थिति अगर बदलती है तो ऊर्जा भी बदलती है। तो स्थिति के कारण भी ऊर्जा होती है। विकृति का मतलब क्या होता है, जब किसी का शेप या उसका जो आकार है वह बदल देते हैं तो उस आकार में परिवर्तन हो गया उसके, या विन्यास में परिवर्तन हो गया, उसके कारण भी उसके पास ऊर्जा होती है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि आपके पास कोई धनुष है ना, धनुष है, और इस धनुष की जो डोरी है, ये डोरी है, इस डोरी को जब आप खींचते हैं तो इसकी ऐसी कुछ पोजीशन हो जाएगी खींचने पर, तो इस खींचने की वजह से आपने उसका शेप चेंज कर दिया तो उसमें विकृति हो गई या उसका विन्यास चेंज हो गया। तो इसमें डोरी के पास में तनी हुई खींची हुई डोरी जो होती है इसके पास ऊर्जा होगी, इस ऊर्जा को आप स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, है ना। ऐसे ही अगर आप देखते हैं कि बड़े बड़े जो बांध होते हैं, है ना, तो उन बांध पर, है ना, पानी को हम स्टोर कर लेते हैं, इस तरह से ऊंचाई पर पानी को स्टोर कर लिया जाता है। तो वो इतनी ऊंचाई पे पानी होने के कारण जब वो इतनी ऊंचाई से पानी गिरता है नीचे, है ना, तो नीचे जो भी हम टरबाइन वगैरह होते हैं उनको ईजिली हम घुमा पाते हैं, तो वह टरबाइंस घुमा करके हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पर ये जो टरबाइन को घुमाया जा रहा है ये पानी की ऊर्जा के कारण घूम पा रहा है, और पानी के पास जो ऊर्जा है वह कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि वह एक ऊंचाई पर स्थिर था, है ना। तो ये इस तरह की कुछ ऊर्जाएं हैं। अब इसी तरह से एक स्प्रिंग जो होती है, तो एक स्प्रिंग को भी अगर आप खींचते हैं, है ना, यहाँ इस तरह से, तो इस स्प्रिंग को खींचने के कारण उसमें भी ऊर्जा होती है। फिर से जब वह आती है तो वह ऊर्जा हमको दिखाई देती है ना, ऊर्जा हम महसूस कर सकते हैं उसकी। तो ये सारी ऊर्जाएं जो हैं इनको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब स्थितिज ऊर्जा के बारे में अगर हम बात करें कि स्थितिज ऊर्जा जो होती है ये हम ज्ञात कैसे कर सकते हैं, तो देखिए
किसी भी वस्तु पर अगर हम कोई कार्य करते हैं, सपोज ये जो मार्कर है इस पर मैंने यहाँ पर ये रखा हुआ है मेरे पास, अब इसको अगर उठा करके मैं और ऊपर तक लेकर जाता हूँ तो इसको ऊपर उठा के लेके जाने में मैं कार्य कर रहा हूँ। जो कार्य मैं कर रहा हूँ वो कार्य इस वस्तु में स्टोर हो जाएगा, संचित हो जाएगा। तो जो स्थितिज ऊर्जा होती है किसी भी वस्तु की, वह स्थितिज ऊर्जा है ना उस वस्तु पर किए गए कार्य, वस्तु पर किए गए कार्य के बराबर होती है। तो अगर हमें कभी भी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है तो जो भी वस्तु पर किया गया कार्य आप ज्ञात करेंगे, या वस्तु को किसी स्थिति से दूसरी स्थिति में ले जाने में जो किया गया कार्य है वह आप ज्ञात करेंगे और उसके बराबर आपके पास स्थितिज ऊर्जा होगी। तो देखिए यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा की अगर हम आगे और बात करें तो स्थितिज ऊर्जा के प्रकार हम देख सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा के प्रकार, तो देखिए स्थितिज ऊर्जा हमारे पास में अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। पहली जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। दूसरी जो प्रकार होता है स्थितिज ऊर्जा का, इसे हम कहते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। और एक स्थितिज ऊर्जा और हम यहाँ पर देख सकते हैं जिसे हम कहते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से स्थितिज ऊर्जाएं हो सकती हैं। पहली जो ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यह होती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और जो दूसरी ऊर्जा होती है वह होती है वस्तु की प्रत्यास्थता के कारण। अब ये प्रत्यास्थता क्या होती है, देखिए जब भी आप किसी वस्तु को खींचते हैं, जैसे कि है ना, अगर आपने किसी स्प्रिंग को खींचा तो उस स्प्रिंग को खींचने के बाद आप उस पर बल लगा रहे हैं, बल जब आप हटा लेते हैं तो वह स्प्रिंग पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है। तो इस घटना को या इस गुण को, वस्तु के इस गुण को हम प्रत्यास्थता कहते हैं। तो उसके कारण ऊर्जा जो होती है उसे हम बोलते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। एक होती है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यह है आप जब विद्युत वाला जो चैप्टर आप पढ़ेंगे है ना, जो कि आपके 12th क्लास के सिलेबस में है, तो वहाँ पर आप इसको कवर करेंगे। अभी के केस में हम यहाँ पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा दोनों देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है। इसका फॉर्मूला जो होता है, ये फॉर्मूला होता है इसका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का। देखिए पहले तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है इसे या तो हम U से लिखेंगे या फिर हम EP से लिखेंगे, या फिर हम स्थितिज ऊर्जा को PE भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम गुरुत्वीय जो भी स्थितिज ऊर्जा है उसको U से हम या तो डिनोट करेंगे EP पोटेंशियल एनर्जी और PE पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरीके से हम जो स्थितिज ऊर्जा है उसे लिख सकते हैं। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वह होता है mgh के इक्वल। अब ये mgh के बराबर, जो mgh आप सुनते हैं स्थितिज ऊर्जा, जनरली आप mgh सुनते हैं कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला mgh होता है, तो वह mgh जो फॉर्मूला होता है वह केवल गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए है, सभी एनर्जी के लिए नहीं है। वह सभी स्थितिज ऊर्जाओं के लिए mgh नहीं होता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए हमारे पास mgh होता है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के लिए अगर हम ऊर्जा की बात करें तो ये होता है हाफ, है ना, kx²। तो ये x क्या है यहाँ पर, x इसका विस्थापन है, ठीक है। कोई भी वस्तु है अगर उसको विस्थापित करते हैं या कोई भी स्प्रिंग है, तो अभी हम इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। ये फॉर्मूला कैसे बनता है सीखेंगे यहाँ पर, चलिए देखते हैं। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला कैसे बनता है, माना कि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है ना, एक माना हमने यहाँ पर कि एक वस्तु है और ये वस्तु हमारे पास में यहाँ पर रखी हुई है और इसका जो द्रव्यमान है वह स्मॉल m है, और इस वस्तु को उठा करके हम ऊपर लेकर जा रहे हैं h ऊंचाई तक, और ले जा करके हम इस वस्तु को यहाँ पर रख रहे हैं। और इसका जो ऊंचाई है यहाँ पे जाने के बाद, है ना, इसका जो द्रव्यमान है बताया m ही है, लेकिन जब यहाँ पर ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पर हम लेकर जा रहे हैं, h ऊंचाई पर, तो इसे h ऊंचाई पर ले जाया जाता है, तब गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है, जो कि वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के
रूप में संचित हो जाता है। देखिए क्या है कहने का मतलब, यहाँ पे अपने वस्तु है, इसका द्रव्यमान m है, इसको आप उठाएंगे तो देखिए वस्तु पर एक बल लगता है जिसको हम कहते हैं गुरुत्वीय बल, और ये जो गुरुत्वीय बल होता है यह पृथ्वी लगाती है, उसको पकड़ के रखती है, खींचती है अपने केंद्र की ओर। अब हम इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के विरुद्ध, और हम कहाँ बल लगा रहे हैं इस पर? ऊपर की ओर, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध। तो जो हम बल लगा रहे हैं वह लगा रहे हैं F, है ना, और वस्तु पर जो गुरुत्वीय बल लग रहा है वह कितना लग रहा है? mg। तो अगर हम वस्तु को गुरुत्वीय बल के विरुद्ध उठाना चाहते हैं तो हमें जो बल लगाना पड़ेगा F, वह भी इस गुरुत्वीय बल से थोड़ा अधिक होना चाहिए, या हम बोल सकते हैं कि इसके इक्वल होना चाहिए mg के। तो हम जो कार्य करेंगे, है ना, तो जो किया गया कार्य होगा वह होगा बल गुणा विस्थापन के बराबर, है ना, और जो बल है वह है, मान लिया हमने F, और विस्थापन कितना है? h। अब जो बल होगा वह कितना होगा? F बराबर mg। तो अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो जो किया गया कार्य होगा वह हो जाएगा, F की जगह हम mg लिख देते हैं, और विस्थापन h है, तो किया गया कार्य यह होगा, और यही कार्य वस्तु में ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा जो होगी वह होगी mgh। तो ये mgh वाला जो फॉर्मूला है हमारा, वह इस तरह से हमें मिलता है जब हम बल जो लगा रहे हैं वह गुरुत्वीय बल के विरुद्ध लगा रहे हैं, और जो किया गया कार्य है वह हम ज्ञात कर रहे हैं, और वह कार्य गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, मतलब विपरीत दिशा में हम कर रहे हैं, तब उस किए गए कार्य के बराबर स्थितिज ऊर्जा वस्तु में संचित हो जाती है। तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा mgh के बराबर। चलिए, तो यहाँ पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कंप्लीट हो गया है, इसे आप देख लीजिए एक बार, है ना, फिर हम इसे हटाते हैं। चलिए, तो हटाएं इसे। चलिए देखिए, अब हम अगला जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वह हम करने वाले हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। अब जो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है ना, तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के केस में हम देख लेते हैं कि किसी स्प्रिंग को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। अब कोई भी स्प्रिंग है तो स्प्रिंग में प्रत्यास्थता होती है। प्रत्यास्थता होने का मतलब है कि अगर आप स्प्रिंग को बल लगा करके खींच देंगे और जब आप बल हटाएंगे तो स्प्रिंग पुनः अपनी ओरिजिनल स्टेट जो होगी, उसकी जो उसकी प्रारंभिक अवस्था थी, उसे वह फिर से, है ना, प्राप्त कर लेगी। तो इस गुण को हम प्रत्यास्थता कहते हैं। तो जो स्प्रिंग होती है, माना ऐसे देख लेते हैं इसको, कि माना कि ये स्प्रिंग है हमारे पास एक, है ना, ये एक स्प्रिंग है, इस तरीके से मैं बनाता हूँ इसको, यहाँ पर ये स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग के साथ हमने एक द्रव्यमान जोड़ा हुआ है, और ये जो द्रव्यमान है यह है हमारे पास स्मॉल m, है ना, स्मॉल m द्रव्यमान हमने इसके साथ जोड़ा हुआ है, एक ब्लॉक है जो जोड़ा है हमने इसके साथ। अब हम क्या करते हैं, यदि हम इस स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच देते हैं इस प्रकार से, मतलब कि हमने यहाँ पर जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हमने आगे की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले इसकी पोजीशन ये थी, अब इस ब्लॉक को हमने इसकी पोजीशन से आगे की तरफ मूव करा दिया है, और आगे कितना मूव करा दिया है हमने इसको, x0 के बराबर, ठीक है। यहाँ पर पहले विस्थापन कितना था, ये तो इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है, ये तो अपनी, है ना, जो एक्चुअल पोजीशन है उसी में था, तो इस समय जो विस्थापन था वो 0 था। लेकिन जब हमने इसको खींचा, है ना, हमने स्प्रिंग को खींचा, तो जो विस्थापन है वो कितना हो चुका है, x बराबर x0। या फिर हमने अगर, है ना, ये तो खींचने वाली बात हुई, अगर हमने इस स्प्रिंग को अगर दबा दिया, है ना, दबा देंगे तो क्या होगा, इस तरीके से, है ना, और अगर मैंने इसको ब्लॉक को दबा दिया है तो देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ कि जो ब्लॉक है आपका इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है, m द्रव्यमान का ब्लॉक है ये, है ना। तो यहाँ पर इसका जो विस्थापन है वह अब आपका कहाँ हुआ है, इस दिशा में हुआ है। तो ये जो विस्थापन है ये भी कितना है, x बराबर x0। तो यहाँ पर हमने स्प्रिंग को दबाया हुआ है ना, यहाँ पर हमने स्प्रिंग को खींचा है। दोनों ही केस में यदि आप स्प्रिंग को खींचते हैं तब भी आप कुछ कार्य कर रहे हैं, और अगर आप स्प्रिंग को दबाते हैं तब भी आप कुछ कार्य कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही केस में आप उसमें विस्थापन लगाते हैं। तो जब भी इस तरह की कंडीशन होती है ना, तो स्प्रिंग की जो ऊर्जा होती है वह क्या होती है, तो किसी भी स्प्रिंग को खींचने या दबाने में किया गया
किया गया कार्य उसकी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो हम यहाँ पर जब भी इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा जो होगी वह किसके इक्वल होगी? स्थितिज ऊर्जा जो होगी किए गए कार्य के बराबर होगी। और जो किया गया कार्य है वह क्यों कर रहे हैं हम कार्य? या तो स्प्रिंग को हम खींच रहे हैं इस तरह से, इस दिशा में हम खींच रहे हैं तो जो विस्थापन है वह इस दिशा में हो रहा है ना। और अगर हम दबा रहे हैं तो इस तरह से इस दिशा में विस्थापन हो रहा है। दोनों ही केस में आप याद रखें, जब भी आप स्प्रिंग को खींचते हैं तो देखिए, अगर मैं स्प्रिंग को इस तरीके से खींच रहा हूँ है ना, इस दिशा में, तो जो एक बल होगा इस पर जो कि उसको पुनः अपनी स्थिति में लाने की कोशिश करेगा, और उस बल को हम कहते हैं, देखिए यहाँ पर ये स्प्रिंग है, जब आप स्प्रिंग को इस दिशा में खींचते हैं है ना, मतलब आप विस्थापन इस दिशा में कर रहे हैं, विस्थापन इस दिशा में हो रहा है। जैसे सपोज ये यहाँ से यहाँ आ गया ब्लॉक है ना, तो विस्थापन आपने जो है x बराबर x0 कर दिया। तो जब आप विस्थापन इस दिशा में करते हैं तो स्प्रिंग पर एक बल लगता है जो कि विस्थापन के विपरीत होता है, जिसे हम कहते हैं प्रत्यानयन बल है ना। तो प्रत्यानयन बल लगेगा जो कि स्प्रिंग को पुनः अपनी मूल अवस्था में, जैसे वह पहले थी उस अवस्था में लाने की कोशिश करता है। इसी तरह से जब स्प्रिंग को आप दबाते हैं, इस तरह से स्प्रिंग दब चुकी है, लेकिन जब स्प्रिंग दबती है तो भी आपने क्या किया, उसको उसकी स्थिति से विस्थापित कर दिया। तो ये जो विस्थापन होगा इसको हम बोलेंगे -x0। -x0 क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये अगर हम इस दिशा को धनात्मक ले रहे हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन है, इसे हम लेंगे ऋणात्मक। यहाँ पे हम ये देख लेते हैं, ये वाला जो विस्थापन होगा ये ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर जो प्रत्यानयन बल लगेगा, ये स्प्रिंग को जब आप दबाएंगे तो ये क्या होना चाहिए, फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने के लिए इस पर एक बल लगेगा जो कि प्रत्यानयन बल कहलाता है ना। और ये प्रत्यानयन बल कहाँ होगा? अब इस दिशा में होगा। तो याद रखिएगा कि जब भी किसी स्प्रिंग को खींचा जाए या दबाया जाए, दोनों ही केस में एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है, और वह प्रत्यानयन बल विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है, जो कि स्प्रिंग को पुनः अपनी मूल अवस्था में, जो ओरिजिनल कंडीशन थी उसकी, उस अवस्था में लाने की कोशिश करता है। तो देखिए यहाँ पर ये होता है प्रत्यानयन बल। अब इस प्रत्यानयन बल से संबंधित है ना एक हुक का नियम है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रत्यानयन बल से संबंधित हुक का नियम। अब जो हुक का नियम है ना, यह क्या है? देखिए, तो नियम यह है कि जो प्रत्यानयन बल होता है यह बस जो भी स्प्रिंग है, स्प्रिंग में जो विस्थापन हो रहा है उस विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब क्या है? देखिए, अगर आपने इस ब्लॉक को इसकी स्थिति से मूव करवाया इस दिशा में, धनात्मक दिशा में, तो प्रत्यानयन बल जो लगेगा वह विस्थापन के विपरीत तो होगा, लेकिन वह जितना आप स्प्रिंग को खींचेंगे उसके हिसाब से रिवर्स बल लगेगा है ना। अगर आपने स्प्रिंग को थोड़ा सा विस्थापित किया है तो प्रत्यानयन बल भी थोड़ा सा लगेगा, कम बल लगेगा, लेकिन अगर आपने स्प्रिंग को ज़्यादा विस्थापित किया है तो प्रत्यानयन बल भी अधिक लगेगा। तो यहाँ पर हुक का जो नियम है वह कहता है कि जो प्रत्यानयन बल है, सपोज इसको मैं F से लिख रहा हूँ, यह x जो है विस्थापन उसके अनुक्रमानुपाती होता है। और ये जो अनुक्रमानुपाती वाले चिन्ह को जब हम हटाते हैं तो यहाँ पर हमें एक नियतांक मिलता है जिसे हम k कहते हैं, और यहाँ पर विस्थापन क्या है? x। लेकिन साथ ही में यहाँ पर एक माइनस का निशान हम लगाते हैं है ना, माइनस का चिन्ह। तो यहाँ पर इस माइनस चिन्ह का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, ये देख लेते हैं हम। तो जहाँ k एक नियतांक है जिसे स्प्रिंग नियतांक कहते हैं, ठीक है, स्प्रिंग नियतांक कहते हैं। ये जो k है ये स्प्रिंग नियतांक है जो कि स्प्रिंग के गुण के बारे में बताता है। इस k के मान को देख करके हम स्प्रिंग कितनी कड़ी स्प्रिंग होगी या कितनी सॉफ्ट होगी, कितना बल लगाएगी, ये सब हम इससे ज्ञात कर सकते हैं k से। तो k एक स्प्रिंग नियतांक है, इसको आपको ध्यान रखना है, स्प्रिंग नियतांक कहते हैं हम इसे। और जो ऋण चिन्ह है, तो यहाँ पर इसका भी कारण लिख देते हैं, ऋण चिन्ह यहाँ यह बतलाता है कि जो ये बल है यह इस विस्थापन के विपरीत होता है। मतलब कि विस्थापन अगर लेफ्ट साइड हो रहा है तो जो बल है वह राइट साइड होगा, और अगर विस्थापन राइट साइड है तो बल जो है वह लेफ्ट साइड होगा। मतलब कहने का यह है कि जो प्रत्यानयन बल होता है वह विस्थापन की दिशा के विपरीत होता है। तो यहाँ पे यही लिख रहा हूँ मैं, ऋण चिन्ह यहाँ ये बतलाता है कि प्रत्यानयन बल की दिशा ठीक है, स्प्रिंग के
विस्थापन की दिशा के विपरीत होता है, विपरीत लगता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ फॉर्मूला आया है जो कि प्रत्यानयन बल का फॉर्मूला है। एफ का, एफ जो है उसका वैल्यू होता है -kx, ये है स्प्रिंग के लिए होता है। अब अगर हम यहाँ पर इस स्प्रिंग का अगर स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना चाहें तो देखिए कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं, इसे हम हटाते हैं। ये फॉर्मूला हमने इसलिए देखा यहाँ पर ताकि हम इस स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा जब हम ज्ञात करें तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमें उसकी कार्य ज्ञात करना होगा जो उसको विस्थापन करने में किया हमने, और उस कार्य को ज्ञात करने के लिए हमें बल के सूत्र की आवश्यकता होगी जो हम निकाल चुके हैं। हाँ, और ये जो k है इसे हम स्प्रिंग नियतांक कहते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जो k है इसका अगर फॉर्मूला आप बनाओगे तो ये F/x के इक्वल आएगा, है ना। माइनस चिन्ह तो इस बात के लिए रखा है हमने कि जो प्रत्यानयन बल है वह विस्थापन के विपरीत होता है। अगर हम माइनस हटा के देखें, केवल वैल्यू की बात करें k की वैल्यू, तो वह कितनी आएगी F/x के बराबर। तो इसका जो मात्रक होगा, मात्रक वह क्या होगा, न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर, है ना, क्योंकि x जो है विस्थापन है। तो न्यूटन प्रति मीटर यहाँ पर इसका मात्रक हो जाएगा। या CGS मात्रक की बात करें, SI मात्रक है ये, है ना, SI मात्रक। CGS मात्रक की बात करें तो न्यूटन की जगह यहाँ पर आ जाएगा डाइन प्रति सेंटीमीटर, है ना। तो इस तरीके से इसका मात्रक हो जाएगा। और अगर हम इसकी परिभाषा देखें यहाँ पर, तो देखिए परिभाषा क्या हो सकती है इसकी, k की जो परिभाषा है ये क्या हो सकती है किसी भी स्प्रिंग के लिए। तो यदि, है ना, यदि x बराबर 1 हो तो मतलब कि जो विस्थापन है वह कैसा है, एकांक, है ना। तो जो k होगा वह किसके बराबर होगा, F के बराबर। तो इसका मतलब यह है कि जो स्प्रिंग नियतांक होता है लगाए गए प्रत्यानयन बल के बराबर होता है। कौन सा प्रत्यानयन बल, जो प्रत्यानयन बल तब उत्पन्न होगा जब विस्थापन एकांक हो, है ना, के बराबर होता है जब कि स्प्रिंग का विस्थापन कितना होना चाहिए, विस्थापन हमने यहाँ पर कितना माना है, x बराबर 1, जबकि स्प्रिंग का विस्थापन एकांक हो। ठीक है, तो ये k का जो है फॉर्मूला भी हमने देख लिया और इसकी परिभाषा भी हमने यहाँ पर देखी हुई है। अब इसका अगर हम विमीय सूत्र वगैरह ज्ञात करें तो ये देखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, विमीय सूत्र देखेंगे तो विमीय सूत्र k का जो सूत्र है वह है F/x। F यहाँ पे बल है जिसका विमीय सूत्र होता है mL²/2, है ना, इसका विमीय सूत्र होता है बल का। और x जो है विस्थापन है इसका विमीय सूत्र होगा L, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो k का जो विमीय सूत्र आएगा वह आ जाएगा mL0t-2। ठीक है, तो L यहाँ पर है नहीं तो उसकी पावर हम 0 लिख सकते हैं। तो विमीय सूत्र होता है mL0t-2। तो चलिए अब शुरू करते हैं स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, है ना, कि इसका जो फॉर्मूला है 12kx²। तो k जो है वह, देखिए इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसका फॉर्मूला होता है U बराबर 12kx²। अब जो x है यह क्या है, इसका विस्थापन। शुरुआत की कंडीशन में आप देख सकते हैं विस्थापन 0 है। अगर आप इसको खींचते हैं तो धनात्मक दिशा में आप लेके जा रहे हैं, विस्थापन कितना है, x। और अगर आप इसको दबाते हैं तब भी विस्थापन कितना है, x है, लेकिन ऋणात्मक दिशा में, मतलब इस तरफ की दिशा को अगर हम ऋणात्मक ले रहे हैं तो विस्थापन कितना है, -x0, है ना। तो देखते हैं स्थितिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला किस तरह से बनता है। माना, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना कि किसी स्प्रिंग से जुड़े m द्रव्यमान को उसकी माध्य स्थिति से x विस्थापन कराया जाता है। अब यदि स्प्रिंग में होने वाला विस्थापन dx मान लिया जाए कि छोटा सा विस्थापन कर रहे हैं, कुल विस्थापन तो कितना हो रहा है 0 से x तक, लेकिन अगर हम इस बीच में मान लें कि छोटा सा विस्थापन dx माने, है ना, यदि स्प्रिंग में होने वाला विस्थापन dx हो तो
किया गया कार्य, है ना, कितना होगा, तो किया गया कार्य होगा dw, छोटा सा कार्य होगा dw, किसके इक्वल होगा, बल गुणित विस्थापन के, F इंटू एक्स dx के बराबर, है ना। किंतु आपको पता है अभी हमने देखा कि हुक के नियम से, किंतु हुक के नियम से जो F होता है ये कितना होता है, माइनस के एक्स के बराबर, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बल की वैल्यू माइनस के एक्स लिख देते हैं तो जो dw होगा ये हो जाएगा माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ dw, या करके लिख देता हूँ, या इस माइनस के चिन्ह को हम हटा सकते हैं, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऋण चिन्ह को हटाने पर, देखिए ऋण चिन्ह मैंने यहाँ क्यों हटा दिया है, देखिए क्योंकि हम यहाँ पर ऊर्जा ज्ञात करने वाले हैं और जो ऊर्जा होगी वह ऋणात्मक नहीं होती है ना। ऊर्जा जो है यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह है सिर्फ ये बतलाने के लिए था यहाँ पर कि जो बल होता है वह विस्थापन के विपरीत होता है। इस ऋण चिन्ह को लगा देने से ऐसा नहीं है कि बल जो है वह ऋणात्मक हो जाएगा, ये तो सिर्फ आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि जो प्रत्यानयन बल है वह विस्थापन के विपरीत होता है, ठीक है। इसलिए हम इस ऋण चिन्ह को यहाँ पर हटा सकते हैं क्योंकि हम वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो किया गया जो कार्य होगा उतना होगा, अतः, है ना, m द्रव्यमान को 0 से, शुरुआत में आप देखें विस्थापन कितना है 0, और यहाँ पे विस्थापित अगर हम खींच रहे हैं तब विस्थापन कितना हो चुका है x, और अगर हम दबा रहे हैं तब भी विस्थापन कितना है x। तो अतः m द्रव्यमान को 0 से x तक विस्थापन करने पर किया गया कुल कार्य, तो जो कार्य होगा कुल कार्य वह हमारे पास होगा W इजिकल्स टू, हम क्या करेंगे, ये छोटा सा कार्य है, ऐसे जितने भी छोटे छोटे कार्य हैं उन सबका हमको जोड़ना है, और जोड़ने के लिए कुल कार्य जब निकालते हैं तो हम जोड़ते हैं। और फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है कि जोड़ने के लिए जब हमको कंटिन्यू कोई राशि जोड़नी होती है तो हम उसके लिए समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर इसका सिंपल सा हमको समाकलन कर देना है ना, समाकलन का चिन्ह हम यहाँ लगाएंगे और जो dw है इसको समाकलन कर देंगे। तो dw का समाकलन, इसका मतलब है कि जितने भी dw हैं, छोटे छोटे कार्य हैं 0 से x तक विस्थापन करने में जितने भी छोटे छोटे कार्य हैं उन सबको हम जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे तो कुल कार्य आ जाएगा। तो dw का अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पर लिख देंगे हम के एक्स डी एक्स, और यहाँ आप देखेंगे कि जो समाकलन आप कर रहे हैं वह कर रहे हैं आप x के सापेक्ष, और x का जो मान है वह कहाँ से कहाँ तक बदल रहा है, 0 से लेकर x तक। तो यहाँ पर जो विस्थापन है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है 0 से x तक। तो जो भी जहाँ से शुरुआत होती है उसे हम यहाँ लिखते हैं, और जो जहाँ तक वैल्यू जा रही है उसको ऊपर लिखते हैं। अब इसका हमें सिंपल सा समाकलन करना है, तो देखिए क्या होगा, k को तो हमको नियतांक है तो उसको बाहर कर देंगे समाकलन से, यहाँ हो जाएगा 0 से x और यहाँ हो जाएगा x dx। अब अगर हम इस x का समाकलन करते हैं तो हमें यहाँ पर पता है कि समाकलन का सूत्र होता है ये वाला हमारा, है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर कभी भी कोई भी पावर n हो और उसका समाकलन करना हो तो सूत्र होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये हमारे पास में समाकलन का सूत्र होता है, ठीक है। जिनको समाकलन के फॉर्मूलों में दिक्कत है वे कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि हम समाकलन का एक अलग ही वीडियो रिकॉर्ड करेंगे जिसमें आपके पूरे समाकलन के फॉर्मूले और अवकलन के फॉर्मूले कंप्लीट हम कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर x की जो पावर है वह कितनी है, x की पावर यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ पर समाकलन जो होगा वह कितना हो जाएगा x² और अपॉन में 2, और जो लिमिट है वह हम यहाँ रख देंगे 0 से x तक। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो लिमिट कैसे सॉल्व होती है, पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, फिर हम लोअर लिमिट रखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए किस तरह से इसको मैं कर सकता हूँ, तो जो w होगा वह हो जाएगा 1/2, यहाँ पर ये है और साथ में k है, इसको मैं कर देता हूँ बाहर, है ना। तो k तो है ही, 1/2 को मैंने बाहर लिख दिया। अपर लिमिट में अगर रखता हूँ तो x², अगली बार मैं लोअर लिमिट रखूँगा तो उसको हम बोलेंगे 0। तो x की जगह पहले हम लिख रहे हैं ऊपर वाली लिमिट x, और अगली बार हम x की जगह रख रहे हैं 0। तो जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा कार्य का वह आएगा ½ kx², है ना। और यही कार्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो जो स्थितिज ऊर्जा होगी स्प्रिंग की वह हमारे पास होगी ½ kx², ठीक है। तो यहाँ पर हमने आज स्थितिज ऊर्जा के बारे में जाना, जिसमें कि हमने स्थितिज ऊर्जा के प्रकार हमने जाने और कार्य ऊर्जा प्रमेय हमने सॉल्व की। तो अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे शक्ति के बारे में, और जो भी टॉपिक हमारे हैं ऊर्जा संरक्षण वगैरह वह हम सब डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप इसे अच्छे से कंप्लीट कीजिए, है ना। अगर आप कुछ यहाँ पर कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को इसी तरह के और वीडियोज़ को पाने के लिए, ताकि हम आगे भी इसी तरह के सिंपल
लैंग्वेज में डेरिवेशंस बनाते रहेंगे आपके लिए। हम यहाँ पर आपको इस तरह के इस चैनल पर वीडियोस लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।